Hello everyone, so welcome you all on the YouTube channel of Success Tree Himachal. I am नैना और जैसा कि आप सभी को पता है हमारी डेली 5 PM पे क्लास होती है जो कि HPS, NT और HP अलाइड के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहती है। तो आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट साइंस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट होते हैं और जिस तरह के क्वेश्चंस आपको पेपर में देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले देखिए आपने क्वेश्चन को रीड करना है, अच्छे से ऑप्शंस रीड करने हैं, देखना है आपसे पूछा क्या गया है, फिर आपने आंसर करना है। ठीक है, चलो फिर विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम we just start the session. Okay, so this is your first question जिसमें आपसे पूछा गया है that which of the following is not correctly match, इनमें से कौन सा correctly match नहीं है। तो पहले देखिए क्वेश्चन पढ़िए, क्या पूछा गया है उस पर ध्यान दें और उसके बाद ही आंसर करें। ठीक है, देखिए मैग्नीशियम क्या आपका फायरवर्क्स में यूज होता है, यूरेनियम क्या आपका एटॉमिक बॉम्ब बनाने में यूज होता है, सिल्वर इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है और जिंक गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस में यूज होता है या नहीं। तो जो भी आपको करेक्ट लग रहा है आंसर बताएं। और मैं आपको बता दूं आपका ये जो जिंक है, यूरेनियम है, मैग्नीशियम भी वन, ये एग्जाम में पहले भी पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो ये बिल्कुल करेक्टली मैच है। लेकिन जो सिल्वर है वो इलेक्ट्रिक बल्ब में आपको देखने को नहीं मिलता है। तो क्या देखने को मिलता है सिल्वर की जगह, पहले तो आप खुद से आंसर करें। ठीक है, तो देखिए द फिलामेंट, इसमें आपको टंगस्टन देखने को मिलता है। ठीक है, टंगस्टन देखने को मिलता है, ना कि सिल्वर देखने को मिलता है। तो होपफुली आपको ये समझ आ गया होगा क्वेश्चन और आपको पता भी चल गया होगा कि क्वेश्चन को किस तरह से सोचना है और करेक्ट इनकरेक्ट जैसी सिली मिस्टेक्स आपने एग्जाम में नहीं करनी है। ठीक है, गैल्वेनाइजेशन की प्रोसेस बहुत बार HPS एग्जाम में पूछी जा चुकी है, सो अब वो थोड़ा सा कुछ डिफरेंट पूछ सकते हैं। तो जिस तरह से भी क्वेश्चन बन सकता है मैंने आपको बता दिया। ठीक है, और बाकी यूरेनियम का हम सबको यूज पता ही है। ओके, क्योंकि हमारा जो न्यूक्लियर 3 स्टेज पावर प्रोजेक्ट है वो थोरियम बेस्ड है, क्योंकि थोरियम के रिजर्व्स काफी ज्यादा इंडिया में पाए जाते हैं जो हमारी मोनाजाइट सैंड होती है जो कि कोस्टल रीजन्स ऑफ योर केरला, आंध्र प्रदेश, वहां पे आपको देखने को मिलती है। तो उस सैंड से हमें थोरियम मिल जाता है और थोरियम से हम क्या एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, क्या बना रहे हैं, यूरेनियम बना रहे हैं। तो यूरेनियम जो है वो क्या पूरी करता है, इलेक्ट्रिसिटी की जो हमारी डिमांड्स है वो पूरी कर सकता है इन फ्यूचर। ठीक है, ताकि हम किसी भी कंट्री पे डिपेंडेंट ना रहें। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है दैट व्हाट हैपन टू द वेट ऑफ आयरन व्हेन इट रस्ट। तो आप सभी को पता है रस्टिंग इज अ केमिकल प्रोसेस। ठीक है, केमिकल रिएक्शन होती है एक, जिसमें आपने देखा होगा अगर जो आयरन होता है वो अगर उसको ज्यादा हवा की प्रेजेंस में रखा जाए, पानी की प्रेजेंस में रखा जाए तो उसमें जंग लग जाता है। तो यही आपने बताना है कि उसका जो वेट होता है वो किस तरह से चेंज होता है विद टाइम। तो ऑप्शंस देखिए, पहले क्या हो जाता है, इंक्रीज फॉर लॉन्ग टाइम, डिक्रीज देन इंक्रीज, इंक्रीज देन डिक्रीज, या फिर सेम रहता है। बताएं फिर। तो देखिए ये इंक्रीज हो जाता है फॉर लॉन्ग टाइम, बट देयर इज अ कैच, आफ्टर सम पॉइंट ऑफ टाइम, बहुत ज्यादा टाइम के बाद वो जो जंग होता है वो पूरी तरह से खोखला हो जाता है ना। फिर आपने देखा होगा कि जो लोहे को जंग जो लग जाता है वो थोड़ा सा अगर आप उसको किसी भी सब्सटेंस से हिट करोगे तो वो टूट जाता है। मतलब एक टाइम के बाद बहुत बढ़ जाता है वेट और फिर एकदम से डिक्रीज भी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है एंड दिस इज द रिएक्शन। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ब्रेक डाउन प्रोडक्ट ऑफ ग्लूकोज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। कौन सा प्रोडक्ट आपको इस प्रोसेस में देखने को नहीं मिलेगा, इथेनॉल, लैक्टिक एसिड, वाटर या मिथेनॉल। बताएं। देखो आपको मिथेनॉल यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा। ओके, आपने देखा होगा लैक्टिक एसिड कब बनता है, जब बॉडी में प्रॉपर ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं हो रही हो और आप रनिंग कर रहे हो, जॉगिंग कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो। ठीक है,
तब आपकी बॉडी में लैक्टिक एसिड बन जाता है, जिससे आपको क्या देखने को मिलता है, सांस नहीं आती है और बॉडी में क्रैम्प्स बन जाते हैं। ठीक है, तो उस टाइम पे आपको लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस देखने को मिलती है। ठीक है, इसके अलावा आपको पता होगा एक होती है आपकी एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, एरोबिक रेस्पिरेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ योर ऑक्सीजन, जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। ऑलराइट, और एक होती है आपकी एनारोबिक रेस्पिरेशन। एनारोबिक रेस्पिरेशन आपकी साइटोप्लाज्म में आपको देखने को मिलती है। ठीक है, और देखो एरोबिक रेस्पिरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें फाइनल प्रोडक्ट बनते हैं आपके CO2 एंड वाटर। एनारोबिक में फाइनल प्रोडक्ट आपके बनते हैं इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड इन ईस्ट। और मिथेनॉल तो लेना देना नहीं है, मैंने जैसा कि कहा रेस्पिरेशन से ये बनता है। It is a toxic alcohol and it is not product of any substandard cellular respiration। ठीक है, तो आपने देखा होगा बहुत सी अल्कोहलिक ड्रिंक्स में मिथेनॉल ऐड कर दिया जाता है, लेकिन अगर उसको ज्यादा अमाउंट में ऐड कर दिया जाए तो वो डेथ का भी रीजन बन सकता है। ठीक है, चलो ये सब हमने पढ़ा हुआ है काफी बार। होपफुली यू कैन रिकॉल ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, देखिए इसमें आपसे क्या पूछा गया है, सिल्वर आर्टिकल्स टर्न ब्लैक व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर बिकॉज। आपने देखा होगा कुछ टाइम बाद जो हमारी सिल्वर ज्वेलरी होती है वो बिल्कुल ब्लैक सी पड़ जाती है थोड़ी थोड़ी, तो वो क्यों होता है, क्या रीजन होता है उसके पीछे? ऑप्शंस ध्यान से देखो, सिल्वर गेट डी ऑक्साइड्स टू सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर रिएक्ट विद मॉइस्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ सिल्वर कार्बोनेट, silver react with sulfur in the air to form a coating of sulfur silver sulfide, या silver react with nitrogen oxide in air to form silver nitrate। जी हिंदी में भी मेंशन है, सभी के सभी पॉज कर लें चाहे वीडियो को, फिर आंसर करो। देखो पहले खुद आंसर करना है। देखिए जो सिल्वर होती है वो रिएक्ट करती है सल्फर के साथ एयर में टू फॉर्म अ कोटिंग ऑफ सिल्वर सल्फाइड, इसलिए आपको वो ब्लैक लेयर देखने को मिलती है। ठीक है, ब्लैक सिल्वर सल्फाइड की लेयर, थिन सी लेयर देखने को मिलती है। ये आपकी एक पूरी की पूरी रिएक्शन रही और इस प्रोसेस को हम टार्निशिंग भी कहते हैं। तो एग्जाम में अगर आपसे ये टर्म पूछ ली जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो टार्निशिंग प्रोसेस है किससे एसोसिएटेड है। ओके, चलिए वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें पूछा है दैट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट द इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। प्लेन मिरर के द्वारा जो इमेज बनती है उसमें से कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे इनकरेक्ट है, गलत है? It is of the same size as the subject. It is laterally inverted. It is a real image. It is formed as far as behind the mirror as the object is in front। देखो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 2 मिनट में आंसर आना चाहिए आपका। मैंने क्या कहा था, प्लेन मिरर में क्या होता है, आपको कैसी इमेज देखने को मिलती है, वर्चुअल इमेज देखने को मिलती है, क्योंकि वो बिहाइंड द मिरर बनती है। तो यहाँ पे रियल लिखा है तो वैसे ही गलत हो जाएगा, क्योंकि प्लेन मिरर जाना जाता है अपनी वर्चुअल के लिए, वर्चुअल इमेज बनाने के लिए और इरेक्ट इमेज बनाने के लिए। इरेक्ट होती है सीधी इमेज बनाता है और वर्चुअल होता है आपका बिहाइंड द मिरर। ये बहुत बार क्लास में करवाया हुआ है। ठीक है, और लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है लेफ्ट हैंड ऊपर करोगे तो राइट हैंड ऊपर होता है। ठीक है, ये मतलब है। और आपने देखा होगा जितना आप खुद को देख पा रहे हो मिरर में, उतना ही आप मिरर में खुद को देख पाते हो, और जितना डिस्टेंस आप पीछे खड़े हो उस मिरर के, उतने ही डिस्टेंस के पीछे आपकी इमेज बनती है। तो सिंपल, तो ये मैंने बहुत बार करवाया है। आई एम श्योर आप रिकॉल कर पा रहे होंगे चीजों को। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया है दैट इन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड एंड एब्जॉर्ब्ड आउटसाइड द बॉडी। इसको पहले वो किया जाता है ब्रेक डाउन और फिर बाहर से इसको एब्जॉर्ब किया जाता है। देखो अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ, मैंने ऐसा सेफ्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन में पढ़ाया था। ठीक है, तो मुझे तो याद है कि मैंने पढ़ाया हुआ है। अब आपको याद है या नहीं, जल्दी से बताओ आंसर, कौन से ऑर्गेनिज्म इसके लिए जाने जाते हैं? वेरी गुड, आंसर बताएं जो भी आपको लगता है। सेफ्रोफिटिक टाइप ऑफ न्यूट्रिशन होता है ये। ठीक है,
ये देखो लिखा भी है मैंने, सेप्रोफाइट्स, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड्स, ये जाने जाते हैं अपनी सेप्रोफाइट्स टाइप ऑफ न्यूट्रिशन के लिए, ठीक है। और इसको हम एक्सटर्नल डाइजेशन भी कहते हैं इस प्रोसेस को। देखा है ना आपने, ब्रेड वगैरह जो होता है वो बाहर रखोगे तो खराब हो जाता है, ठीक है, यही रीजन होता है। इसी टाइप का न्यूट्रिशन वहां पे आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो याद रखना है टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन वाले चैप्टर में, एक होता है होलोजोइक, ठीक है, सेप्रोफाइट्स, पैरासिटिक, सारा पढ़ाया हुआ है मैंने, ओके। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें मैंने आपसे पूछा है नॉट करेक्ट के बारे में। देखिए पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बायोगैस इज नॉट करेक्ट। गलत स्टेटमेंट आपने बतानी है। पहली स्टेटमेंट आपको क्या कह रही है, दैट इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस, इट इज ए नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, इट इज फॉर्म्ड बाय द डीकंपोजिशन ऑफ काउ डंग इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, इट इज बर्न विदाउट स्मोक एंड लीव्स नो रेजिड्यू। जी हिंदी में भी सेम चीजें लिखी हैं, बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और आपको पता है बायोगैस होगी, यहाँ से आपके एचपीएस में क्वेश्चन बने हुए हैं। अगर आप चीजों को पढ़ते हो ना अच्छे से, प्रीवियस ईयर पेपर्स अगर आपने ध्यान से पढ़े हैं, खोल के देखें, तो वहां पे मैच ऑफ द फॉलोइंग में पूछे हुए हैं ये सारे क्वेश्चन। चलिए आई एम श्योर अब तक सोच लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है इट इज अ नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। नहीं, इट इज योर रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ठीक है, ठीक है। और मीथेन, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मीथेन गैस, बिल्कुल सही बात है। और किस तरह से बनाते हैं, जो काउ डंक होता है, ऑर्गेनिक वेस्ट होता है, उसको एक खड्डे में बना डाल देते हैं और उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद प्रॉपरली इसको डिकम्पोज किया जाता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें आपसे पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन रीजन फॉर एसिड रेन। एसिड रेन का मेन कॉज, मेन रीजन क्या है। देखिए, डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इन रेन, डिसोल्यूशन ऑफ मटेरियल इन रेन, डिसोल्यूशन ऑफ डस्ट पार्टिकल इन रेन, या डिसोल्यूशन ऑफ सॉइल सॉल्यूशन इन रेन। क्या लगता है आपको, एसिड रेन से एसोसिएटेड कौन सी स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दी हुई है जी। आई एम श्योर सोच लिया होगा अब तक, ठीक है। तो देखो, डिसोल्यूशन ऑफ सल्फर एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड SO2NO2 मेन यही रीजन होते हैं, ठीक है, आपकी एसिड रेन के। SO2 आपको बेसिकली देखने को मिलता है इंडस्ट्रियल पोल्यूशन से, जो आपके फॉसिल फ्यूल बर्निंग होती है ना, वहां से फॉसिल फ्यूल बर्निंग होती है, वहां से आपको ये देखने को मिलता है। और जितनी भी आपकी वेहिकुलर एमिशन होती है, वहां पे आपको देखने को मिलता है ये NO2, ओके। चलिए, ये भी आपका क्या है, PYQ ही है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है, ठीक है। मैं इसलिए एम्फेसाइज करवा रही हूँ क्योंकि दुनिया भर की चीजों से अच्छा है एग्जाम ओरिएंटेड चीजें पढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, stinging hair of nettle leaf inject fluid in the human body causing burning pain, the fluid is okay। अब देखो, आप सभी ने बिच्छू बूटी तो देखी होगी, है ना, हिमाचल की हो तो ऑब्वियसली देखी होगी। तो वहां पे वो कौन सा एसिड सिक्रीट करती है, बताओ। मिथेनॉइक एसिड होता है, टार्टरिक एसिड, हाइड्रोक्लोराइड, या फिर सल्फ्यूरिक एसिड। देखो, टार्टरिक एसिड आपको टैमरेड में देखने को मिलता है, इमली में देखने को मिलता है, ग्रेप्स में देखने को मिलता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे खुद के स्टमक में बनता है, ठीक है। सल्फ्यूरिक एसिड आपको बैटरीज में देखने को मिलता है, गाड़ियों की, ठीक है। तो बचा कौन सा, मिथेनॉइक एसिड। तो ये आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, ओके। और जहां पे भी ये वाला प्लांट लगा होता है, इसके साथ ही एक और भी प्लांट होता है जो कि इसकी रेमेडी होती है। सो नेचर इज दिस मच ब्यूटीफुल, ठीक है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ नेचर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज कौन सा है, मलेरिया, ट्यूबरक्लोसिस, मिजल्स। देखो, मलेरिया तो दूर दूर तक नहीं है, करते चलो डिलीट फिर।
बाकी ट्यूबरक्लोसिस तो है ही है और मीजल्स भी है, ठीक है। ये एयरबॉर्न पार्टिकल से आपको आप तक पहुंच सकते हैं। ओके, वेरी गुड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट में क्या पूछा है आपसे, दैट which one of the following type of medicine is used in treating for indigestion को ट्रीट करने के लिए आप क्या लोगे, एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिस, एंटासिड या फिर एंटीसेप्टिक। ये टर्म्स इसलिए करवा रही हूँ क्योंकि पेपर में आपका अभी अभी रिसेंटली क्वेश्चन बना था इन टर्म्स एसोसिएटेड, ठीक है। आंसर विल बी और ऑप्शन नंबर 3 एंटासिड। देखो आपका जो अभी ACF वगैरह का पेपर हुआ था ना, उसमें भी प्रीलियम्स में क्वेश्चन बना था इसमें एंटासिड से। देखो होती क्या है ये एक बार ध्यान से पढ़ लेते हैं, ठीक है। एंटासिड होते हैं, दीज आर द मेडिसिन दैट न्यूट्रलाइजेस एक्सेस स्टमक एसिड। अगर आपके स्टमक में ज्यादा एसिड बन जाए तो आप यूज करते हो एंटासिड। Since indigestion is often caused by acidity, antacid are specifically used for its treatment। मतलब ये एंटासिड्स क्या ट्रीट करते हैं, जो आपके स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड बन जाता है उसको ट्रीट करते हैं, ठीक है। उसको कहते हैं हम एंटासिड, याद रखना आपसे। एंटीबायोटिक क्या होता है, यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शन। जो आपके बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाते हैं उसको ट्रीट करते हैं एंटीबायोटिक। बोलते हैं ना कि कुछ अगर आपको फीवर हो गया है, कोल्ड हो गया है, बोलते हैं ना कि एंटीबायोटिक ले लो, एंटीबायोटिक खा लो, तो वही होता है, ठीक है। गला खराब हो गया है तो कहते हैं कि इजी खा लो, एंटीबायोटिक ले लो, ठीक हो जाएगा, ठीक है, वही। और एनाल्जेसिक ये होता है, इट इज यूज टू रिलीव पेन लाइक हेडेक, बॉडी एक, ताकि ना कि आपके बॉडी के एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है। और एंटीसेप्टिक यूज टू प्रिवेंट द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन लिविंग टिश्यू। जैसे अगर आपको चोट लगी है, कट लग गया है, तो बोलते हैं ना कि एंटीसेप्टिक्स या फिर डिटॉल यूज कर लो या हल्दी लगा दो, तो वो क्या होते हैं आपके एंटीसेप्टिक होते हैं, ठीक है। उनमें एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टीज होती हैं उस घाव को भरने के लिए। ओके, तो छोटा सा डिफरेंस होता है। अगर आपको पता है चीजें तो इजीली आंसर कर दोगे, थोड़ा सा भी डाउट है तो मुश्किल होगी एग्जाम में, ठीक है। इसलिए मैंने एक ही उसमें क्लियर कर दिया। देखो हिंदी वाले भी देख लो, सिंपल, मेरी एक्सप्लेनेशन पूरी हिंदी में ही थी, ठीक है, हिंदी में, बाकी यहाँ पे मैंने सारा मेंशन कर दिया है। चलें आगे, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसमें आपने करेक्ट बताना है। पिक आउट द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट डेंगू फीवर। डेंगू फीवर से एसोसिएटेड आपने करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है मुझे। चलो भाई बताओ फटाफट से, जो भी आपको सही लगता है बताने की कोशिश करनी है। डेंगू इज ऑल्सो नोन एज बैकबोन फीवर। डेंगू इज कॉज्ड बाय द डेंगू वायरस, ए टाइप ऑफ arbovirus. Dengue is transmitted by the bite of Anopheles mosquito. Joint pain, muscle pain, fever and skin rashes are some symptoms. देखो ये symptoms तो रहते ही हैं, तो फोर्थ तो विदाउट एनी डाउट सही होगा ही होगा, तो ये कट होगी, ये कट होगी। अब बाकी बताओ, दो स्टेटमेंट्स मैंने आपकी करेक्ट कट करवा दी, बाकी एलिमिनेट आप करो। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट भी काफी जेनरिक स्टेटमेंट है जो कि सही होने के चांसेस ज्यादा हैं। तो देखो अब आप बच गया आपका ये थर्ड ऑप्शन। अगर थर्ड ऑप्शन आपको पता है तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। थर्ड ऑप्शन में क्या है, यहाँ पे लिखा है एनोफ्लीज मॉस्किटो, तो एनोफ्लीज से तो नहीं होता भाई। क्या होता है, क्या पढ़ा था हमने, आपका जो एडीज इजिप्टी होता है उससे होता है डेंगू। मलेरिया के लिए होता है, मलेरिया का कैरियर होता है एनोफ्लीज, ठीक है। तो देखो यहीं पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन इंक्लूड किया है ताकि आपको इन फ्यूचर में आप इसको गलत ना करो। अगर जिनका अभी गलत हो गया नो प्रॉब्लम एट ऑल, अभी यहाँ पे गलत हुआ, एग्जाम में गलत नहीं होगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है सभी ने, डेंगू जो है वो ट्रांसमिट करने के लिए कौन सा कैरियर होता है, कौन सा मॉस्किटो कैरी करता है, जो आपका एडीज इजिप्टी होता है, ठीक है। और मलेरिया के लिए एनोफ्लीज, वो भी कौन सी, फीमेल एनोफ्लीज। हमेशा हमें जो बाइट करती है वो फीमेल एनोफ्लीज ही करती है, फीमेल ही करती है, क्योंकि उनको अपने एग ले करने होते हैं और एग्स के लिए उनको प्रोटीन या वो जो हमारा ब्लड है ना वो चाहिए होता है, ठीक है, न्यूट्रिशन के लिए काइंड ऑफ। चलिए तो उनकी भी मजबूरी होती है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए इसमें आपसे पूछा है, व्हाई इज ताजमहल सफरिंग फ्रॉम मार्बल कैंसर। क्यों भाई, ऐसा क्यों है बताएं।
बताएं, ये भी क्वेश्चन बहुत बार हमने पढ़ा हुआ है। गुड एवरीवन, जो भी आपने आई एम श्योर अब तक सोच लिया होगा। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि ताजमहल, जब उनको लगा था कि ताजमहल जो वो पीला पड़ रहा है, तो उन्होंने जितनी भी आसपास की फैक्ट्रीज है उनको बंद करवा दिया था। क्यों बंद करवाया था? क्योंकि फैक्ट्री से निकलता था SO2, ठीक है, जो कि इसके लिए ठीक नहीं होता है। तो बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड, अभी पीछे भी तो करवाया ना आपको कि NO2 आपको देखने को मिलता है व्हीकल्स एमिशन से, और SO2 आपका इंडस्ट्रियल एमिशन से देखने को मिलता है। ठीक है, तो जो आपका सल्फर डाइऑक्साइड है इन द एटमॉस्फेयर रिएक्ट विद वाटर वेपर टू फॉर्म सल्फ्यूरिक एसिड, एंड व्हेन इट फॉल्स एज which falls as acid rain, this acid react with calcium carbonate। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट से ये रिएक्ट करता था आपका SO2, ठीक है, जिससे इसका जो कलर है वो कैसा बन जाता था? येलो, और फ्लेक्स, अबे जो व्हाइट कलर है मार्बल का वो येलोइश हो जाता था। इसलिए सारी की सारी इंडस्ट्रीज को आसपास की बंद करवा दिया था। ओके, चलिए जी, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट में पूछा गया है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस आर ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस? क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, हेलोन्स और कार्बन टेट्रा क्लोराइड। करेक्ट बताना है आपने कौन कौन से हैं और कौन से नहीं हैं ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस। देखो, ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग ट्रीटी थी, लेकिन जो ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं उनको कम करने के लिए हमारे पास जो कन्वेंशन थी वो थी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। ठीक है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो कि आपका 1987 में आया था। ठीक है, इंडिया इज ऑल्सो सिग्नेटरी बट नॉट अ फाउंडिंग मेंबर, मतलब शुरुआत में इंडिया ने इसको ज्वाइन नहीं किया था, लेट किया था। तो देखो, जो आपका मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल था वो एसोसिएटेड है आपका ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस से। ओके, जबकि आपका जो वियना कन्वेंशन थी वो किससे एसोसिएटेड थी? आपकी ओजोन होल से रिलेटेड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल आपने माइंड में क्लैरिटी रखनी है इन चीजों को लेके। और जो फिर बाद में आया था आपका किगाली अमेंडमेंट 2016 में, इसमें हमने क्या किया था? HFCs को रिप्लेस कर दिया था HFO से, क्योंकि HFCs जो थे वो भले ही ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस नहीं थे, ओजोन लेयर को दिक्कत नहीं दे रहे थे, लेकिन ये एक ग्रीन हाउस गैस का काम कर रहे थे, ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज कर रहे थे। तो इन्होंने कहा कि नहीं भाई, ये भी गलत काम, गलत ही चीज है, क्योंकि भले ही आपका ओजोन तो बच रही है लेकिन ग्रीन हाउस गैस तो बढ़ रही है ना। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैस बढ़ने से क्या नुकसान है? आपकी ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लोबल वार्मिंग होगी तो क्लाइमेट चेंज होगा, फिर क्लाइमेट चेंज होगा तो आपको फिर से एक क्राइसिस देखने को मिलेगी। ठीक है, तो ये सारी जो चीजें हैं काफी इंटर रिलेटेड है। ओके, और ये तीनों के तीनों आपके ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेस हैं। ओके, आई एम श्योर आपको याद आ गए होंगी चीजें जो आपने पढ़ी होंगी स्टैटिक पार्ट में अपने। ओके, ऐसे ही बस कनेक्ट करके मेंस के आंसर्स भी लिखते हैं। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें आपसे पूछा गया है द बायोस्फीयर इज द जोन ऑफ अर्थ वेयर लाइफ इज फाउंड। इट इंक्लूड्स पार्ट्स ऑफ व्हाट? हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, स्ट्रेटो एंड ट्रोपोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या क्या, कौन कौन से वो पार्ट्स हैं इसके बायोस्फीयर के, बताएं। और देखिए, हमारे टेलीग्राम चैनल को सबने सब्सक्राइब ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। वीडियो को जरूर लाइक कर दिया करो अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है। और मैं बार बार एम्फेसाइज इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस करवा रही हूँ, कोई अननेसेसरी फालतू का क्वेश्चन नहीं है जो आपको एग्जाम में देखने को नहीं मिलेगा। ओके, चलिए, तो आंसर है आपका ABD, यानी कि स्ट्रेटोस्फेयर पार्ट नहीं है। ओके, लेयर्स ऑफ एटमॉस्फेयर पता है ना, ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, थर्मो, आइनो, एक्सो। ठीक है, चलो बायोस्फीयर रिजर्व से याद आ गया मुझे, बायोस्फीयर रिजर्व्स, ये तो जोन पूछा है ना। बायोस्फीयर रिजर्व्स कितने हैं? 18 हैं टोटल इंडिया में। और यूनेस्को ने कितने रिकॉग्नाइज किए हैं?
यूनेस्को ने रिकॉग्नाइज किए हैं 13, और जो 13 रीसेंट आया है जिसको वो मिली है रिकॉग्निशन, वो आपका कोल्ड डेजर्ट बायोस्फीयर रिजर्व है, जो कि हमारे कहाँ पे है, लाहौल स्पीति में है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज फार्मिंग अलोंग विद एनिमल हस्बेंड्री कॉल्ड? जी, इस तरह की फार्मिंग को हम क्या कहते हैं, वो आपसे पूछा गया है। मिक्स्ड फार्मिंग, मिक्स्ड एग्रीकल्चर, डेयरिंग फार्मिंग या ट्रक फार्मिंग? देखो, इसको कहते हैं मिक्स्ड फार्मिंग। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ फार्मिंग के बारे में पढ़ लेना। प्लांटेशनल क्रॉप्स होगी आपकी, ठीक है, एक होती है आपकी जस्ट फॉर द ब्यूटिफिकेशन, वो अलग तरह की होती हैं। एग्रो फॉरेस्ट्री अलग चीज है, ठीक है, सिल्वीकल्चर अलग चीज है, प्लांटेशनल फॉरेस्ट्री अलग चीज है, मिक्स्ड एग्रीकल्चर अलग चीज है, ये सारी अलग अलग चीजें हैं, तो इनके बारीकी का डिफरेंस पता होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने डिटेल्स लिखी हैं, एक बार रीड कर लेना, चाहे स्क्रीनशॉट लेके रख लो। ओके, एग्जाम में इस तरह के टर्म्स आजकल काफी पूछी जा रही है। चलो नेक्स्ट, आयोडीन कैन बी सेपरेटेड फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ आयोडीन एंड पोटेशियम क्लोराइड बाय? जी, अगर आपको आयोडीन सेपरेट करना है इस पर्टिकुलर मिक्सचर से, तो आप कैसे करोगे, कौन सी प्रोसेस का यूज करोगे? सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन, सब्लिमेशन या फिर डिस्टिलेशन का? किस तरह की प्रोसेस का आप यूज करोगे? देखो, सब्लिमेशन का आप यूज करने वाले हो इसमें। ठीक है, अब सब्लिमेशन क्या करोगे, जो आपका देखिए बता देती हूँ एक बार। देखो, आयोडीन इज अ सॉलिड दैट अंडरगोज सब्लिमेशन, मीनिंग इट डायरेक्टली चेंजेस फ्रॉम अ सॉलिड टू अ वेपर बाय जस्ट हीटिंग के थ्रू। क्यों? क्योंकि जो आपका पोटेशियम क्लोराइड होगा वो सब्लिमाइज नहीं होता है, तो जो आपका रिमेनिंग बच जाएगा वो यही होगा। ठीक है, देखो, व्हेन अ मिक्सचर इज हीटेड आयोडीन सब्लिमाइज इनटू पर्पल वेपर, जो आपका पर्पल वेपर की फॉर्म में उड़ जाएगा। ठीक है, ऑल्दो आप उसको स्टोर कर लोगे, तो वो क्या होगा, आपका आयोडीन होगा। बाकी जो सॉलिड फॉर्म में बच जाएगा, ठीक है, जो कि बाकी जो सॉलिड फॉर्म में बच जाएगा वो क्या होगा, आपका पोटेशियम क्लोराइड। ठीक है, हाँ जी, और इस बाद में इस वेपर को आप कूल डाउन करोगे, ठीक है, कोल्ड सरफेस पे, तो आपको क्या मिल जाएगा, आयोडीन मिल जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा बस ध्यान रखना है कि पर्पल वेपर्स जो बनेंगे वही होगा आपका आयोडीन। ओके, चलो लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपसे पूछा गया है, इफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट फॉर्म्ड बाय अ कॉनकेव मिरर इज वर्चुअल, इरेक्ट एंड मैग्निफाइड, देन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड। चलो, between pole and mirror, pole of the mirror and principal focus। देखो, मैं आपको बता देती हूँ सिंप्लीफाई करके, ठीक है, डोंट वरी, जस्ट वेट। देखो, हमने क्या पढ़ा था, स्फेरिकल मिरर होते हैं आपके दो तरह के, एक होते हैं आपका कॉनकेव मिरर, एक होता है आपका कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में सिर्फ दो केसेस बनते हैं जिनमें आपकी जो इमेज होती है वो वर्चुअल होती है, इरेक्ट होती है और स्मॉल साइज की पॉइंट साइज्ड इमेज आपको देखने को मिलती है। बट व्हेन इट कम्स टू कॉनकेव मिरर वी हैव 6 केसेस, 6 तरह की इमेजेस हमें देखने को मिलती है, जिनमें से जो पहले 5 केसेस होते हैं जिसमें जो आपका ऑब्जेक्ट प्लेस किया जाता है बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, इन सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, या फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर और आपका जो पोल होता है उसके बीच में, या फोकस के बीच में, या फिर फोकस में। तो इन पर्टिकुलर 5 केसेस में आपकी जो इमेज बनती है वो रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है, और जो साइज ऑफ द इमेज है वो डिपेंड करेगा ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा गया है। ठीक है, मैं इसलिए बता रही हूँ क्योंकि पेपर में ना आपके ये क्वेश्चन बन चुके हैं हिमाचल वाले पेपर में कि कॉनकेव मिरर किस तरह की इमेज बनाता है, कॉन्वेक्स किस तरह की इमेज बनाता है, ये उन्होंने पूछ लिया। ये भी पूछ लिया कि कॉनकेव आपका कन्वर्जिंग इन नेचर होता है, कॉन्वेक्स लेंस आपका डाइवर्जिंग इन नेचर होता है, ये पूछ लिया। अब वो थोड़ा सा आगे का क्वेश्चन पूछेंगे कि अगर आपने अपना जो ऑब्जेक्ट है उसको पोल और फोकस के बीच में रखा है तो आपका नेचर ऑफ इमेज या फिर पोजीशन ऑफ इमेज कहाँ पे होगा। तो अब वो थोड़ा सा एडवांस जा सकते हैं, तो अब आपको ये भी पता होना चाहिए, और मैं इसलिए एम्फसाइज कर रही हूँ। ठीक है, तो इस केस को देखो,
ये जो आपका केस होगा सिर्फ ये अलग केस है, क्योंकि इसमें आपको इमेज देखने को मिलेगी इरेक्ट और वर्चुअल। ठीक है, इरेक्ट और वर्चुअल, जब आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम पोल में रखेंगे और फोकस में रखेंगे। ठीक है, बाकी के जो 5 केसेस हैं इनमें आपको हमेशा इन्वर्टेड और रियल इमेज ही देखने को मिलेगी, लेकिन साइज ऑफ द इमेज अगेन डिपेंड करेगा आपका ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखा है। अगर आपका ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर पे है तो उसी के नीचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखो। अब यहाँ से क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, क्योंकि सिंपल क्वेश्चन उन्होंने पूछ लिए हैं इस चैप्टर में से। ओके, तो हमेशा क्वेश्चन जहाँ से बन रहे हैं और एक लेवल वो एडवांस पूछ रहे हैं, तो आपको अपनी प्रिपरेशन का भी थोड़ा सा एडवांस लेवल करना पड़ेगा। ठीक है, तो इम्पॉर्टेंट स्लाइड है, स्क्रीनशॉट लेके रख लो चाहे। ठीक है, मैंने बता दिया पोल और फोकस के बीच में जब इमेज ऑब्जेक्ट रखा जाएगा तब आपकी मैग्नीफाइड बड़ी इमेज बनेगी और नेचर ऑफ इमेज होगा इरेक्ट प्लस वर्चुअल। ओके, बाकी जब फोकस पे इमेज होगी तो इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी। ओके, बहुत लार्ज बनेगी, और बिटवीन फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में होगी तो बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर इमेज बनेगी। ठीक है, बड़ी इमेज बनेगी, और सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अगर आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो वहीं पे उसी के नीचे, सेंटर ऑफ कर्वेचर के नीचे ही इमेज बनेगी, उल्टी बनेगी और रियल बनेगी और सेम साइज की बनेगी। ठीक है, अगर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर के आपने ऑब्जेक्ट रखा है तो कहाँ पे इमेज बनेगी? बिटवीन सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड फोकस, अगेन इन्वर्टेड रियल और डिमिनिश छोटी इमेज बनेगी। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसलिए मैं एम्फसाइज कर रही हूँ। ठीक है, बाकी कॉनकेव का ये केस है, कन्वेक्स में सिर्फ 2 केसेस बनते हैं जिसमें हमें वर्चुअल और इरेक्ट इमेज ही देखने को मिलती है। ठीक है, वर्चुअल, इरेक्ट और स्मॉल साइज इमेज। Hopefully you like the session, and if you like the session then do like, share and subscribe to our YouTube channel। बाकी आपसे जल्दी ही मिलेंगे फिर हम। ठीक है, चलिए फिर ध्यान रखिए अपना। Take care everyone, thank you so much।